दोस्तों, किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आज एक ऐसी सब्जी के बारे में नॉर्मली आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये सब्जी है जिसको इंग्लिश में हम रीस गोट कहते हैं और इंग्लिश में रीस गोट और हिंदी में इसको तोरई बोलते हैं। तो ये कद्दू वर्गीय सब्जी है। जो कद्दू वर्गीय सब्जी के बारे में आपने सुना ही होगा कि कद्दू वर्गीय सब्जी जितनी भी होती है वो मोस्टली बेल वाली सब्जी होती है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो सब्जी आती है उसमें खीरा, लौकी, घिया, रामतोरी, तोरई, उसके अलावा जो पॉइंटेड गोड है, परवल और इस तरह के कद्दू, तो इस तरह के समर स्क्वैश, छप्पन कद्दू जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की कई सारी सब्जियां आती हैं, कुंदरू वगैरह। उसमें ये सब्जी जो है जिसको हम रीस गोट कहते हैं और इसके बारे में मैं आज थोड़ा आपसे चर्चा करूंगा। और ये जो फल है, ये नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि इसका जो फल है वो थोड़ा धारीदार होता है। देख रहे हैं आप, ये धारीदार का मतलब है कि ये थोड़ा इसमें लाइनें बनी होती है, देख सकते हैं आप तोरई में, और ये हार्ड होता है। तो जब भी तोरई को हम बनाते हैं तो नॉर्मली इसको छील करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसके कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और ये ज़्यादा प्रचलित सब्जी तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कॉमनली लोग ग्रो करते हैं, बट ये खाई सब जगह जाती है और बड़ी आसानी से उगाई जाने वाली ये सब्जी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो फ़ायदा क्या है। इसमें जो तोरई है उसके बारे में कहा जाता है कि सांस की जिसको प्रॉब्लम जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या सांस फूलने की बीमारी वगैरह होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप तोरई की सब्ज़ी खाओ। जिस सीज़न में ये होता है तो उसकी सब्ज़ी खाओ, तो ये श्वसन तंत्र के लिए माना जाता है बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा इसमें जैसे शुगर वाले के लिए ये इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत पाया जाता है, तो ऐसा माना गया कि ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है ये, और इसलिए इस सब्ज़ी को जो शुगर वाले रोगी हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो मोटापा है, जैसे आदमी ओबेसिटी से परेशान है, तो इसकी सब्जी खाने से, इसकी सब्जी अगर आप फ्रिक्वेंटली कुछ दिनों तक, जब तक ये होता है, जब तक ये मार्केट में अवेलेबल है, तब तक अगर आप खाते हैं तो कहा जाता है कि ये जो पेट को है ना वो कि भूख को मेंटेन करता है। मेंटेन का मतलब है भूख बढ़ने नहीं देता है। तो नॉर्मली आप इसको जो भूखे लोग, जिनको ज़्यादा भूख लगती है या ओबेसिटी से परेशान है, तो इसको आप अगर खाएं, इसकी सब्जी के साथ अगर चावल या चपाती के साथ जब खाएंगे तो आपको पेट हर समय भरा भरा सा लगेगा। तो ये भी माना जाता है कि ये बेस्ट है उसके लिए। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि स्किन डिजीज़ के लिए ये बहुत ही कारगर है। इसमें स्किन डिजीज़ के लिए जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। जैसे शरीर में अगर सूजन हो जाए, कई लोग बोलते हैं कि मेरे को पूरे शरीर में सूजन हो गया, तो इसकी सब्जी रिकमेंडेड की जाती है कि आप इसकी सब्जी खाइए। और स्किन के लिए जैसे एंटी जो ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, और इसके कारण से माना जाता है कि स्किन को ग्लो रखता है, मेंटेन करता है, और बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है ये सब्जी। तो अगर ये मार्केट में अवेलेबल हो तो ज़रूर इसको खाना चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं इस सब्ज़ी के बारे में। और नॉर्मली कुकिंग की बात करें तो इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, रसदार सब्ज़ी बनती है, और इसका ऊपर का स्किन जो है इसको पील करके और फिर इसको क्योंकि हार्ड होता है तो ये हटा दिया जाता है। नॉर्मल जो जैसे रामतोरी वगैरह है तो उसमें तो हम स्किन को साथ ही कुक करते हैं, बट इसको स्किन को हटा करके कुक करते हैं और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होता है। इसमें आपने एक चीज़ और देखा होगा कि कई बार ये थोड़ा इसका सब्जी कड़वा भी होता है। तो अगर जंगली वैरायटी है या कुछ वाइल्ड टाइप की है तो अच्छी किस्म को आप इसमें लगाएं। जलवायु और मिट्टी के बारे में अगर बात करें, इसके पत्ते नॉर्मली जो घिया डानी वगैरह होते हैं, अगर रामतोरी की बात करें, उससे थोड़ा छोटा होता है और पत्ता थोड़ा कम हरापन होता है, एक माइल्ड हरापन, वो कोई बीमारी नहीं है। और इसका जो जलवायु की बात करें तो ये जो आर्द्र, ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट में इसकी कल्टीवेशन, जो गर्म जलवायु है वहाँ पर इसकी खेती बढ़िया बहुतायत से की जाती है। और इसका साइज जो है वो छोटा से लेकर के
1 फीट तक होता है करीब इसका जो आकार है। तो छोटे वाला होता है वो कई बार गुच्छों में होता है, जो मीडियम साइज का है वो भी सिंगल सिंगल फ्रूट निकलते हैं। जो बड़े साइज का होता है 1 फीट 1.5 फीट का मैंने देखा है कि तो वो जो है वो भी सिंगल ही लगता है। तो कुछ इसको सतपुतिया वैरायटी भी बोलते हैं, वो गुच्छों में होता है, कुंदरू से थोड़ा बड़ा होता है परवल की तरह, और गुच्छों में होगा, शेप ऐसा ही होगा बिल्कुल हार्ड, उसको भी छील के बनाया जाता है। तो जलवायु के हिसाब से ये गर्म और आर्द्र जलवायु में इसकी आर्द्र ह्यूमिड कंडीशन और मतलब जिसको बोल सकते हैं गर्म जलवायु में इसकी कल्टीवेशन होती है। इसके अलावा इसको हम जो उगाते हैं इस सब्जी को, जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 20, 25 या 22 से कह लीजिए 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसकी फलन अच्छी होती है। फूल का रंग इसका नॉर्मल जो राम तोरी है उसी की तरह होता है, लेकिन इसका आकार थोड़ा छोटा होता है, और फूल शाम के समय इसके खिलते हैं, और रात को ही, शाम को ही या रात को पॉलिनेशन होता है, और उसके बाद इसमें सुबह आप जब देखेंगे तो इसको फूल मुरझाए मिलेंगे। फल जो है फ्लावरिंग के कोई 15 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग का हो जाता है। डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं, किस्म लगा रहे हैं। तो पूसा नसदार वगैरह जो वैरायटी है इसका जो है, इसको आप लगा सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी लोकल वैरायटी है जो लोग अपने गांव में अपने सीड रखते हैं, तो वहाँ भी हो जाता है। मिट्टी की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी जिसमें कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती होती है, सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती होती है। कोई भी मिट्टी आप ले लीजिए उसमें इसकी खेती होती है, और जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। बहुत ही प्रोडक्टिव क्रॉप है, हाईली प्रोडक्टिव। करीब 1 हेक्टेयर से आप 200 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की इसकी प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने इसको मैनेज कैसे किया है और कैसे आपने इसको लगाया है, लगाने के साथ आपने उसको तन डाला है या क्या किया है। तो ये तो मिट्टी की बात हो गई। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। ये डिपेंड आपको मिट्टी अगर आपकी चिकनी दोमट है या चिकनी रेतीली है, तो सभी प्रकार की मिट्टी में माना जाता है कि इसकी कल्टीवेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। रेतीली में भी हो जाती है अगर आप गोबर की मात्रा ठीक ठाक डालते हैं। अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसमें खाद की मात्रा 60-40-40 के अनुसार अगर आप डाल सकते हैं पर हेक्टेयर। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है पर हेक्टेयर। इसके अनुसार आप एनपीके जो है 3 से 4 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इसकी मिट्टी जो है, जब भी आप इसकी रुपाई करें, जब भी आप इसकी खेती करने की तैयारी करें, तो मिट्टी के पलटने वाले हल से आप खेत की गहरी जुताई कर लें, और जुताई करने के बाद आप इसमें जो है 2 से 1.5 से 2 मीटर के ऊपर आप नालियां बना लें। गर्मियों में है क्योंकि इसकी बिजाई 2 समय में की जाती है। एक होता है फरवरी मार्च में, और दूसरा जून जुलाई में, या जून जुलाई या जुलाई अगस्त में कह लीजिए, उस समय इसकी होती है। और ये करीब अगर जो फरवरी वाली जो क्रॉप है वो करीब मई जून तक चलता है, और उसके बाद जो जून जुलाई वाली क्रॉप है वो सितंबर अक्टूबर या मौसम के अनुसार नवंबर तक भी कई बार चल जाता है ये। तो पहली फ्रूटिंग आपको अगर अच्छी तरह से आपने क्रॉप लगाई है तो 45 से 50 या 60 दिन के बाद आपको पहली फ्रूटिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग चलता है, लगातार आप इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो गर्मी वाले फसल में इसकी सिंचाई की आवश्यकता ठीक ठाक होती है। मतलब 7 से 8 दिन के बाद आपको पानी देना पड़ेगा। लगाने का तरीका जो है वो, जैसे अगर बीज की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 2.5 से 3 या 3 किलोग्राम करीब, इससे लेकर 4 किलोग्राम तक, डिपेंड करता है कि आप कितना डेंस लगा रहे हैं या कितना बिरला लगा रहे हैं, दूरी पे लगा रहे हैं। तो 2 से 2.5 मीटर की अगर आप लाइन से लाइन की दूरी और 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम, 3-3.5 किलोग्राम सीड में 1 हेक्टेयर में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। बीज इसका बहुत ही सस्ता होता है। किस्मों की बात बोले, पूसा नसदार है या और भी कई सारी किस्में हैं जो, या लोकल वैरायटी को भी आप इसमें लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास आप किस तरह के जो फल आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कुछ हाइब्रिड्स भी इसमें अवेलेबल है जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। सब्जी बहुत टेस्टी होता है इसका। मैंने बोला ज़्यादा केयर की आवश्यकता किसानों के लिए भी नहीं होती। किसान इसको बहुत ज़्यादा केयर ना करे, अगर नहीं करना चाहता है तो भी फसल अच्छी हो जाती है।
और उसके बाद इसकी जो मैंने आपको बोला कि फ्लावरिंग जो है वो शाम के समय होती है, तो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के बीच में 10 से 15 दिन का 10 दिन का गैप होता है। और शुरू में तो मेल फ्लावर ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन हर 7 से 8 मेल फ्लावर के ऊपर एक फीमेल फ्लावर जरूर आ जाता है। तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, तेज होती है। जब भी आप तुरई की खेती करें तो आपको जाला डालना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं सहारा देना। और जाला का मतलब है कि कम से कम 6 से 7 फुट ऊपर, जैसे हमने लगा रखा है, तो 6 से 7 फुट ऊपर जा करके आप प्लास्टिक की जाली, आजकल तो रेडीमेड नेट भी मिलता है, उसको डालिए बांस के डंडों के ऊपर। और इसके बेल का वजन भी ज़्यादा भारी नहीं होता है। राम तोरी वगैरह का तो काफ़ी हेवी हो जाता है, उसके लीफ का साइज भी बहुत बड़ा होता है। ये हल्का होता है, तो लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ तो चाहिए, क्योंकि 4 से 5 महीने तक आपने क्रॉप को लेनी है। और इसकी बिजाई नालियों में करें शुरुआत में, और नालियों में बिजाई करने के बाद जब पौधे थोड़े से करीब 6-7-8 इंच के हो जाएं, तो उसके बाद डंडा के सहारे या रस्सी के सहारे इसको तन के ऊपर या सहारा के ऊपर आप इसको चढ़ा दें। ये सब्जी अपने आप में मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो एक बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहता। 15 से 20 किलो रुपए पर किलोग्राम किसानों को इसका रेट मिल जाता है। तो आप इसको भी आप ट्राई कर सकते हो इस सब्जी को। और ये हमारे जो नॉर्थ इंडिया में जो खास करके मैदानी क्षेत्रों में लेकर के साउथ इंडिया में भी इसकी कल्टीवेशन, कई जगह इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इवन लोग जो स्पॉन्ज गोर्ड है, जिसको हम राम तोरी कहते हैं, उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग इसका। इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग टाइप का होता है और बढ़िया लगता है ये। आप इसको एज ए सब्जी रसदार, चूँकि ये सूखता नहीं है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो माना जाता है कि ये सब्जी को पकड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अगर पानी की मात्रा थोड़ी कम करनी है। लेकिन इस सब्जी को थोड़ा छील के भी बनाया जाता है। और जब भी आप इसको लगाएं तो जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो हर तीसरे से चौथे दिन आपको इसकी लगातार तुड़ाई करनी पड़ती है। तो एक सप्ताह में 8 से 10 तुड़ाई तो आपको हो ही जाएगी। दूसरी बात इसमें, क्योंकि नहीं तो फल जो है इसके मैच्योर हो जाएंगे, ज़्यादा मैच्योर हो जाने के बाद मार्केट में इसका रेट कम हो जाता है। इसमें नाखून लगा करके इसके फल का देखा जा सकता है कि वो मुलायम है कि नहीं, और एक पर्टिकुलर साइज होने के बाद इसको आप तोड़ सकते हैं। ये जब भी 2 से 3 तुड़ाई के बाद नाइट्रोजन की मात्रा करीब करीब आधा किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से, या 400 वर्ग मीटर में आधा किलोग्राम इसको डाल सकते हैं आप। तो ये सब्जी अपने आप में एक अनूठी सब्जी है। रिच गोर्ड फैमिली, जितने भी हमारा कद्दू वर्गीय सब्जी है उसमें ज़्यादा कॉमन नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा इसको अपने किचन गार्डन में लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लोग शौक से लगाते हैं उसमें इसका प्रोडक्टिविटी अच्छा है, एक आपका टेस्ट का चेंज करता है। और इसको किचन गार्डन से लेकर के आप कमर्शियल कल्टीवेशन दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस की, सिंचाई की बात करें तो मैंने आपको बोला कि गर्मियों में हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन बरसात के समय में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और बरसात के समय में जब आप इसको लगाते हैं तो मेड़ के ऊपर लगाइए, ताकि इसके जड़ों में पानी जमा ना हो। अगर हम कीट और बीमारी की बात करें तो सबसे पहले कीड़े की बात करते हैं कि कुछ कीड़े जो हैं इसमें लगते हैं शुरुआत में। इसके फूल वगैरह को खाने वाले, जैसे एफिड थ्रिप्स भी लगता है, इसमें वाइट फ्लाई भी लगता है। तो उसको एक पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड वगैरह है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके जड़ों में कई बार सूत्रकृमि, जिसको हम गांठ बोलते हैं या जिसको निमेटोड बोलते हैं, तो इसके जड़ों में कई बार उसकी समस्या भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप फसल चक्र अपनाने की सलाह तो दी जाती है। साथ में आप अगर चाहो तो थोड़ा सा नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी जो एफिड थ्रिप्स, चींटियाँ या इस तरह के जो वाइट फ्लाइज वगैरह के कंट्रोल के लिए इसके ऊपर ज़्यादा इंसेक्टिसाइड के अलावा अगर आप नीम का तेल जो है, जो अजाडिरेक्टिन आता है, तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप इसको उस हिसाब से भी कर सकते हैं इसका मेंटेन। तो मैं तो कहूँगा कि नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड है उसका प्रयोग अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, कीड़ा नहीं लगेगा। और एफिड थ्रिप्स वगैरह जो भी है, वाइट फ्लाई वगैरह है या चींटियाँ हैं, इससे दूर। चींटियाँ इसके फूल के साथ लग जाती है, तो इसके फूल की अवस्था में कई बार नुकसान करता है। तो चींटियों को भी इसके ऊपर, पौधे के ऊपर नहीं आने देना चाहिए।
चींटियां राम तोरी में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, या आपका जो पोल बीन है या यार्ड बीन या लॉन्ग बीन जिसको बोलते हैं उसमें भी बहुत परेशानी करता है। या उसके अलावा आपका इसमें जो तुरई है इसमें भी कई कई बार चींटियां इसके तनों के सहारे, जड़ के सहारे, जो तना होता है उसके सहारे ऊपर चढ़ जाती है, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फूलों को नुकसान करता है। फूलों तक ही उनका टारगेट होता है, तो फल भी इससे प्रभावित होते हैं। तो चींटियों को भी ना की संख्या को देख करके उसको भी आप चाहे तो इसमें जो है खाने वाला सोडा जो है 1 लीटर में आधा चम्मच डाल करके अगर आप कंटिन्यूअस 5 से 7 दिन के बाद स्प्रे करते रहें तो चींटियों की समस्या समाप्त हो जाती है। और इसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। और ये फल को हार्वेस्टिंग जो है मैंने बताया आपको कि 150 से लेकर के 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब उपज हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे मेंटेन किया है, कैसे आपने इसको लगाया है और कैसे आप इसको तन डाले हैं। तो तन के ऊपर ही चलता है, ये नीचे ज़मीन पे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है। गर्मियों वाली फसलों को कई बार लोग इसको जो है वो ज़मीन पे छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप तन के ऊपर डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्मियों वाली फसलों को हो सकता है क्योंकि पानी कम लगता है, तो इसके बेल को आप नीचे जो है कुछ सरकंडे वगैरह या सैक्रम वगैरह जो होता है, मूंज वगैरह, उसको बिछा करके उसके ऊपर इसके डाल सकते हैं। तो ये सब्जी मार्केट में बहुत हाई कॉस्टली तो नहीं कह सकते हैं, बट एक मीडियम प्राइस पे मार्केट में बिकती है और किसानों को इसका बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि बहुत कॉमनली इसको किसान ग्रो कम ही करते हैं। तो इस सब्जी के बारे में मेरी जानकारी, मैंने जैसे आपको बोला था स्नेक गोड जिसको हम पंडोल या चिचिंडा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो उसमें भी आप को मैं बताऊं कि इस तरह की सब्जी का प्रयोग किया जाए। इस तरह के जो वेजिटेबल है ये उसी तरह से कॉमन है कि बहुत ज़्यादा नहीं उसकी कल्टीवेशन होती है, बट एक मीडियम प्राइस जो आपको है 15 से 20-25 रुपए के आसपास में इसको आपको हर समय मिलेगा। लंबे समय तक फलन करने वाली वेजिटेबल है और इसका जो उत्पादन हम करते हैं वो किसानों को ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ हिस्सों में कई बार देखा गया इसके पत्ते के ऊपर जो पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है, तो उसके लिए कैराथिन वगैरह का आप स्प्रे कर सकते हैं। और पत्तों के ऊपर बहुत कम समस्या आती है। डाउनी मिल्ड्यू भी कुछ हद तक कई बार देखा गया है, जिसके लिए डायथेन M45 और साथ में बेबिस्टिन का आप स्प्रे कर सकते हैं, या रिडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं। तो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। और ये वेजिटेबल अपने आप में इसमें पत्तों की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा थोड़ी कम लगती है। फूल नॉर्मली जो मैंने बोला आपको कि राम तोरी से थोड़ा के आधा मतलब छोटा होता है इसका फूल, और मेल की संख्या करीब करीब उतनी ही होती है। ग्रोथ जब अगर कई बार फल ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि इसका फल जो है सूख जाता है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो फल का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि फीमेल फ्लावर कई बार बनते हैं और अगर प्रॉपरली पॉलिनेशन या मेल फ्लावर से पॉलिनेशन नहीं, क्योंकि एयर और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो हो सकता है कि जो आपके फ्रूट्स हैं, जो फीमेल फ्लावर हैं, जो मादा फूल बनते हैं जिसमें ऑलरेडी पीछे से वो बना होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि इस कंडीशन में तो ये सूख जाता है। आप देख रहे हो कि ये सूख रहा है, तो इसमें चूंकि पॉलिनेशन नहीं हुआ तो इस कंडीशन में ये सूख भी सकता है। तो आप पॉलिनेशन का ध्यान इसलिए हाईली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड जो हमारे यूजफुल कीट है उसको वो ना मरे। मधुमक्खियाँ वगैरह अगर है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, लेकिन शाम के समय चूंकि इसके फ्लावर खिलते हैं इसलिए ज़्यादा सुबह के समय वाला कीड़े ही से ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। जो शाम के कीड़े निकलते हैं पॉलिनेशन के समय, तो उसका शाम के समय में ही नॉर्मली 3 से 4 बजे के बाद ही इसका फ्लावरिंग होता है और रात को रहता है खुला हुआ और गुच्छों में निकलता है। ये मेल फ्लावर का आपने देखा है, इसका बंचेज निकलता है इस टाइप का, आप देख रहे हो। तो मेल फ्लावर की निशानी, जबकि फीमेल फ्लावर की निशानी आप देख रहे हैं कि इस टाइप का होता है कि फीमेल फ्लावर जो है वो ऑलरेडी पीछे से राम तोरी जो तोरई है वो लगा हुआ है। दूसरा जो फ्लावर आप देख रहे हो कि इसमें मेल फ्लावर, तो ये मेल फ्लावर की निशानी है और फीमेल फ्लावर, लेकिन दोनों में पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी कि फ्लावर जो है वो सूख जाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं आज तोरई के बारे में आपको बता रहा था। और तोरई के पत्तों में बहुत ज़्यादा बीमारी तो नहीं आती है, थोड़ा रफ जरूर इसका लीफ होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करता, एक मीडियम ग्रोथ वाला पौधा है ये। इसको हम लगा सकते हैं
अपने किचन गार्डन में। तो इसकी खेती के बारे में ज़रूर अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो मेरे को मोबाइल नंबर पे 9418494333 पे आप कॉल कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां लगाइए जिसकी मार्केट में हर समय डिमांड रहे। और ये चीज़ बता दूं, ये राम तोरी से ज़्यादा समय तक फ्रेश रहता है। इसकी हार्वेस्टिंग अगर कर लेंगे तो 6 से 7 दिन तक आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्किन होता है वो टफ होता है, हार्ड होता है। तो आप इसको यूज कर सकते हो नॉर्मली, और 3, 4, 5 दिन के बाद भी आप इसको मार्केट में ले जा सकते हो। तो ये वेजिटेबल न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बताया आपको कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए। इवन तोरई से ज़्यादा, राम तोरी से ज़्यादा इसको माना जाता है न्यूट्रिटिव है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, वाटर कंटेंट इसमें उससे कम होता है, हार्ड भी होता है थोड़ा। फ्रूट फ्लाई का अटैक भी कई बार देखा गया है शुरुआत के स्टेज में, बाद में तो नहीं, लेकिन शुरुआत के स्टेज में होता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आप फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह जो अवेलेबल हैं उसको आप लगा सकते हो इसमें। फेरोमोन ट्रैप बहुत अच्छा काम करता है। और फ्रूट फ्लाई नॉर्मली जब तेज़ बारिश होती है तो उस समय इसकी फ्रूटिंग थोड़ी घट जाती है, तो घबराना नहीं चाहिए उस समय कि कोई फ्रूटिंग इसकी बाद में नॉर्मल हो जाएगी। जब बारिश कम होने लगता है, खासकर बरसात वाली जो हम लगाते हैं, तो उसमें एक समय ऐसा आता है कि जिसमें मेल फ्लावर ज़्यादा बनते हैं। जब ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होता है तो मेल फ्लावर बनते हैं बारिश के समय में, और जब थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, यानी कि जब ह्यूमिडिटी थोड़ी वो हो जाती है, तो उसके बाद ये फीमेल फ्लावर भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वेजिटेबल अपने आप में बड़ा ही स्पेसिफिक है, आप इसको लगा सकते हैं। और मैं हार्वेस्टिंग की बात करूं तो 12 से 15 हार्वेस्टिंग पूरे क्रॉप सीजन में आप 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी वाली वैरायटी आपने लगाई है। इमैच्योर फ्रूट, जो टेंडर फ्रूट है, वही तोड़ें आप, और इजीली इसको एक क्रेट में रख करके इसको नॉर्मल जो वेजिटेबल क्रेट होते हैं जो मार्केटिंग के लिए, उसमें आप इसको भेज सकते हैं। ये इसको 2-3 से 3 दिन के बाद भी इसका जो रंग है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, इसके टेंडरनेस में, इसके जो फ्रेशनेस में कोई कमी नहीं आती है। तो 4-5 दिन तक भी इसकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसको हार्वेस्टिंग करने के बाद तुरंत मार्केट भेजने की आवश्यकता नहीं, अगले दिन भी आप जा सकते हो या 1-2 दिन के बाद भी जा सकते हो। तो इसमें कोई ज़्यादा पहचान नहीं होता है कि ये कोई ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इसको ग्रो करने में यूज़ नहीं होता, ये भी फ़ायदेमंद है। कम पेस्टिसाइड वाले वेजिटेबल्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोगों को पता है कि इस वेजिटेबल के ऊपर कम पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, तो आप इसको कर सकते हो। तो ये मार्केटिंग में ये भी एक स्ट्रेटजी है कि जो आजकल लोग उस वेजिटेबल को ढूंढते हैं जिसमें कम पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ हो। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को रिच गोर्ड या तुरई जो भी कह लीजिए, जो मैं क्रॉप लगा हुआ है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। एक संक्षिप्त जानकारी थी कि आपको तुरई की अगर कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो कैसे करें। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इसमें लगाने का टेक्निक है बस, और बीज आसानी से और सस्ता अवेलेबल होता है। बीज को आप लगा दीजिए और इसके बाद इसमें 100% है कि फ्रूटिंग आएगी। अगर आप इसका बीज हाइब्रिड नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, तो इसको आप अगले साल के लिए 1 आध फल, अगर 2 फल छोड़ देते हैं तो इसका बीज जो है उसको आप ईजिली, जब ये पक जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है, तो यहाँ से काट के आप इसको टांग दीजिए। अगले साल जब आप इसको यहाँ से काटेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारे बीज निकलेंगे और वो सुरक्षित रहता है। इसमें से बीज निकाल के नहीं रखना चाहिए, कई बार वो ख़राब भी हो जाता है। तो इसको फल के समेत ही इसको टांग दीजिए और उसके बाद आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बताना था तुरई के बारे में। तुरई बहुत ही कॉमन सब्जी है, लेकिन कम कल्टीवेशन होती है, बहुत कम इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, बहुत कम लोग इसको बेचते हैं या कई लोगों को जानकारी नहीं है या बनाना नहीं जानते हैं। बट बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल वगैरह, दिल्ली वगैरह में, हरियाणा वगैरह में इसको सब्जी बड़ी आम एक वेजिटेबल को ग्रो की जाती है और लोग खास करके अपने किचन गार्डन वगैरह में ज़्यादा इसको लगाते हैं ताकि उनके घर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। लेकिन इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन भी बहुत सारे किसान जो बेल वाली सब्जियों की, कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती करते हैं तो इसकी अलग से एक क्रॉप लगाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपको ये सब जानकारी देने के लिए। और मैं कहूँगा आपको कि आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। किसी को जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने शुरुआत में भी और अंत में भी लिख दिया, नीचे चल भी रहा है, 9418494333। थैंक यू, धन्यवाद। बताना था छोटा वाला।